आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्ते। हमारे सामने आज एक बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ। भारत की जो 1.4 अरब की विशाल आबादी है, उनके लिए स्वास्थ्य सेवा का भविष्य क्या हो सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी बड़ी चुनौती पर फोकस करती है कि इतने बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। और ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जैसा स्रोत बताता है, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था ना एक अहम मोड़ पर है, एक चौराहे पर है। अच्छा। हाँ। और चुनौतियां सिर्फ संख्या की नहीं है, मतलब गुणवत्ता, पहुंच और अफोर्डेबिलिटी यानी किफायती होना, ये सब बड़े मुद्दे हैं। बिल्कुल। स्रोत असल में इसी दोहरे चुनौती की बात करता है। एक तरफ तो लाखों लोग हैं जिन तक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं पहुंच पाती। सही है। और दूसरी तरफ इलाज का खर्च वो लगातार बढ़ रहा है, तो उसे किफायती कैसे बनाए रखा जाए। स्रोत इसके लिए एक समेकित इंटीग्रेटेड हाँ। और आपस में जुड़े इंटरकनेक्टेड ऐसे अप्रोच की वकालत करता है। सुनने में तो ये काफी व्यापक लगता है। हाँ, और यही इसकी खासियत है शायद। स्रोत का तर्क ये है कि स्वास्थ्य के जो अलग अलग हिस्से हैं ना, जैसे बीमा है या फिर सेवा देना, रोकथाम, तकनीक, नियमन, निवेश, इन सबको अलग अलग देखने से काम नहीं चलेगा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? मिसाल के तौर पर आप बीमा का दायरा बढ़ा दें, लेकिन अगर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ही उपलब्ध नहीं हैं तो क्या फायदा? सही बात है। या फिर तकनीक जो है वो रोकथाम के जो प्रयास हैं उनको बल दे सकती है, और ये सब कुछ बिना सही नियमन और लगातार निवेश के संभव ही नहीं है। तो ये एक पूरी तस्वीर देखने की बात है, टुकड़ों में नहीं। ठीक है, तो चलिए इस पूरी तस्वीर के एक एक हिस्से को थोड़ा और गौर से देखते हैं। बीमा से शुरू करें। हाँ बिल्कुल, बीमा से शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि स्वास्थ्य देखभाल को वहनीय बनाने के लिए बीमा शायद सबसे कारगर रास्ता हो सकता है। जैसे आंकड़े दिए हैं कि 5,000 से 20,000 सालाना प्रीमियम पर लाखों का कवर मिल सकता है। ये तो अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, लेकिन यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। स्रोत बताता है कि असल में सिर्फ 15 से 18% लोग ही हैं जो निजी तौर पर बीमित हैं। क्या सिर्फ 15 से 18%? हाँ, ये आंकड़ा तो बहुत ही कम लगता है। ये तो सच में बहुत कम है, और इसके मायने गहरे हैं। स्रोत इसे और साफ करता है जब वो भारत के प्रीमियम टू जीडीपी अनुपात की तुलना दुनिया के औसत से करता है। अच्छा, क्या है वो अनुपात? भारत का अनुपात सिर्फ 3.7% है, जबकि दुनिया भर में ये औसत लगभग 7% है। अरे, मतलब हम आधे से भी कम है वैश्विक औसत के? बिल्कुल। इसका सीधा मतलब यह है कि स्वास्थ्य पर जो अचानक बड़े खर्चे आ जाते हैं ना, उनसे सुरक्षा के मामले में हम काफी पीछे हैं। ज्यादातर आबादी वो आउट ऑफ पॉकेट खर्च करने को मजबूर है, मतलब अपनी जेब से भुगतान करती है। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एक बड़ी बीमारी किसी भी परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ सकती है, पूरी तरह से। हाँ, बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों परिवारों की आर्थिक असुरक्षा दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी कम बीमा पैठ क्यों है? मतलब लोग बीमा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या स्रोत इसके कारणों पर कुछ कहता है? क्या ये जागरूकता की कमी है, या विश्वास की, या फिर प्रीमियम महंगा लगता है? स्रोत सीधे तौर पर सभी कारणों का पूरा विश्लेषण तो नहीं करता, लेकिन वो विश्वास और नियमन वाले हिस्से में इस पर इशारा जरूर करता है। अच्छा। देखिए, जब लोगों को ये भरोसा नहीं होता ना कि जरूरत पड़ने पर बीमा कंपनी आसानी से और जल्दी क्लेम देगी, तो वो बीमा खरीदने से हिचकाते हैं। हाँ, ये बात तो है। क्लेम सेटलमेंट का अनुभव कई बार अच्छा नहीं रहता। दिलचस्प सकारात्मक पक्ष भी दिखाता है। हाँ। वो कहता है कि भारत ने ये साबित किया है कि कम संसाधनों में भी उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं देना संभव है। अच्छा, ये कैसे? यहाँ एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। पश्चिम में, मतलब वेस्टर्न देशों में, एक MRI मशीन दिन में मुश्किल से 7-8 स्कैन करती है, जबकि भारत में वही मशीन इससे कई गुना ज्यादा, शायद 30-40 या उससे भी ज्यादा स्कैन कर लेती है। अरे वाह, ये तो कमाल की एफिशिएंसी है ना? कमाल की दक्षता। हाँ, और ये सिर्फ किसी एक मशीन या अस्पताल का कमाल नहीं है। स्रोत इसे भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की एक तरह से अंदरूनी ताकत बताता है। अच्छा। ये दशकों की योजना, डॉक्टर रोगी अनुपात का सही प्रबंधन, कुशल कार्य प्रवाह यानी एफिशिएंट वर्कफ्लो, और शायद सबसे बढ़कर जो सीमित संसाधन है ना, उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की हमारी क्षमता।
उसका नतीजा है। इसे जुगाड़ कहना शायद सही नहीं होगा, ये एक सीखी हुई, विकसित की गई दक्षता है, एक काबिलियत है। ये वाकई प्रभावशाली है और स्रोत इसी दक्षता को, इसी एफिशिएंसी को टियर 2 और टियर 3 शहरों तक ले जाने की बात करता है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में अभी भी काफी अंतर है। हाँ। तो क्या ये सिर्फ बड़े शहरों के मॉडल को कॉपी पेस्ट करने की बात है? नहीं, सिर्फ कॉपी करने से बात नहीं बनेगी। स्रोत का मतलब यह है कि इस कुशल मॉडल के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे प्रोसेस एफिशिएंसी, संसाधनों का सही इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग, इनको छोटे शहरों और कस्बों की जो स्थानीय जरूरतें हैं उनके हिसाब से ढालना होगा, अडॉप्ट करना होगा। अच्छा, मतलब स्थानीय स्तर पर भी काम करना होगा। बिल्कुल। इसमें स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और तकनीक का सही मिश्रण, ये सब शामिल है। अगर हम शहरी क्षेत्रों की इस दक्षता को सफलतापूर्वक छोटे शहरों में लागू कर पाएं, तो ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के कई विकासशील देशों के लिए एक मिसाल बन सकता है। सही बात है। ये स्वास्थ्य सेवाओं का सही मायने में लोकतंत्रीकरण होगा, डेमोक्रेटाइजेशन। और बड़े पैमाने पे कवरेज की बात करें तो आयुष्मान भारत या PMJAY योजना का जिक्र तो करना ही होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। स्रोत बताता है कि इसने करीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया है। और इसका असर जमीन पर दिख भी रहा है। जैसे कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं, उनके समय पर इलाज में लगभग 90% की वृद्धि हुई है। 90%? हाँ। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ना? निश्चित रूप से ये उन करोड़ों लोगों के लिए जीवन बदलने वाली पहल है जो पहले शायद गंभीर बीमारियों का इलाज कराने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन स्रोत यहाँ एक महत्वपूर्ण अगला कदम भी सुझाता है। क्या? उसका कहना है कि अगले 50 करोड़ लोगों तक, यानी आबादी के एक और बड़े हिस्से तक कवरेज का विस्तार करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को और बढ़ाना होगा। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी। हाँ, अकेले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ये शायद संभव ना हो, तो ये एक तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP को और मजबूत करने का आह्वान है। आपने निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात की, लेकिन क्या स्रोत इस साझेदारी से जुड़ी जो संभावित चुनौतियां हो सकती हैं या सावधानियां, उनके बारे में भी कुछ कहता है? क्योंकि अक्सर गुणवत्ता नियंत्रण और लागत को लेकर चिंताएं रहती हैं। हाँ, स्रोत सीधे तौर पर चुनौतियों का बहुत विस्तार से वर्णन तो नहीं करता, लेकिन जो नियमन यानी रेगुलेशन वाला खंड है ना, हाँ, उसमें ये साफ है कि एक मजबूत रेगुलेटरी ढांचे की जरूरत है जो गुणवत्ता, लागत और पारदर्शिता इन सब को सुनिश्चित करे। खासकर जब निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ेगी तो IRDAI जैसी जो संस्थाएं हैं, उनको और सक्रिय होकर ये देखना होगा कि मरीजों के हितों की रक्षा हो और सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे। सही है। बिना प्रभावी नियमन के ये साझेदारी सफल नहीं हो सकती। ये बहुत जरूरी है। ये संतुलन साधना वाकई महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, बीमा और सेवाओं के विस्तार के बाद अब उस पहलू पर आते हैं जिसे स्रोत शायद सबसे बड़ा लागत बचत उपाय बताता है। कौन सा? यानी रोकथाम, प्रिवेंशन। हाँ, रोकथाम। ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है कि रोकथाम पे खर्च करके पैसे कैसे बचेंगे। नहीं, ये अजीब नहीं, बल्कि ये दूरदर्शी सोच है। स्रोत पंजाब के एक अध्ययन का हवाला देता है। अच्छा, क्या था उसमें? उसमें पाया गया कि बीमा होने के बावजूद जिन परिवारों में डायबिटीज और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियां थी, मतलब क्रॉनिक डिजीजेस, हाँ, उन्हें इलाज पर अपनी जेब से भारी खर्च करना पड़ रहा था, आउट ऑफ पॉकेट। अरे, बीमा होने के बावजूद? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बीमा अक्सर अस्पताल में भर्ती होने वाले यानी इन पेशेंट खर्चों को तो कवर करता है। हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन। हाँ, लेकिन जो रोजमर्रा की दवाइयां हैं, डॉक्टर की नियमित फीस है, मतलब आउट पेशेंट केयर, हाँ, और जो जांचें होती हैं, डायग्नोस्टिक्स, उनका खर्च या तो कवर नहीं करता या बहुत कम करता है। और पुरानी बीमारियों में असली बोझ तो इन्हीं लगातार होने वाले छोटे छोटे खर्चों का होता है। अच्छा, तो ये बीमा के डिजाइन में ही एक बड़ी कमी है, मतलब सिर्फ अस्पताल के बिल का कवर काफी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए स्रोत दो बातें सुझाता है। क्या? एक, बीमा पॉलिसियों में आउट पेशेंट देखभाल और डायग्नोस्टिक्स को बेहतर ढंग से शामिल किया जाए। और दूसरा? हाँ, दूसरा ये कि देशव्यापी स्तर पर रोकथाम कार्यक्रमों को जोर शोर से बढ़ावा दिया जाए। अगर हम बीमारियों को होने से ही रोक सकें या बहुत शुरुआती स्टेज में पकड़ सकें, तो इलाज पर होने वाला भारी खर्च अपने आप कम हो जाएगा। सही बात है, लॉजिकल है। ये लंबी अवधि में सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और स्रोत ये भी कहता है कि इसमें सिर्फ सरकार या डॉक्टर ही नहीं, बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये सक्रिय भागीदारी ये असल में कैसे दिख सकती है?
क्या मतलब है इसका? सक्रिय भागीदारी का मतलब है कि लोग अपनी सेहत की जिम्मेदारी वो खुद लें। इसमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूक होना और जो कम्युनिटी लेवल पर स्वास्थ्य संबंधी पहलें होती हैं उनमें हिस्सा लेना, ये सब शामिल है। मतलब खुद एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल। जब समाज का हर व्यक्ति स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाएगा, तभी रोकथाम के कार्यक्रम जमीनी स्तर पर सफल हो पाएंगे। ये सिर्फ पॉलिसी का नहीं, ये मानसिकता का भी सवाल है। माइंडसेट शिफ्ट। सही कहा, मानसिकता का सवाल है। अच्छा, अब तकनीक की भूमिका पर आते हैं। स्रोत कहता है कि भारत टेलीमेडिसिन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल में दुनिया में आगे रहा है। हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत ने अच्छी प्रगति की है। तो ये कैसे मदद कर रहा है? तकनीक कई तरह से मदद कर रही है। टेलीमेडिसिन को ही लें, ये दूर दराज के इलाकों में बैठे मरीजों को शहरी विशेषज्ञों से जोड़ रही है। हाँ, इससे स्पेशलिस्ट सलाह तक पहुंच बढ़ रही होगी। बिल्कुल। फिर एआई वो डायग्नोस्टिक्स में मदद कर रहा है, जैसे मेडिकल इमेज होती है ना, एक्सरे, एमआरआई, हाँ, उनका विश्लेषण करके शुरुआती संकेतों को पकड़ना। ये डॉक्टरों और नर्सों का काम भी आसान कर रहा है। कैसे? स्रोत बताता है कि एआई रिपोर्ट्स को प्राथमिकता देने में मदद करता है, जिसे ट्रायाज कहते हैं। ट्रायाज मतलब एआई ये तय करने में मदद करता है कि कौन सी रिपोर्ट या केस ज्यादा गंभीर है और उसे तुरंत देखने की जरूरत है। अच्छा, इससे डॉक्टरों का समय बचता है और वे ज्यादा जटिल मामलों पर ध्यान दे पाते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था की दक्षता बढ़ाने का एक और तरीका है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एफिशिएंसी। तकनीक तो वाकई बड़े बदलाव ला सकती हैं, लेकिन जैसा आपने पहले इशारा किया था, इन सब इनोवेशंस के साथ नियमन और विश्वास की चुनौतियां भी जुड़ी हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत एक उदाहरण देता है कि कैसे बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए बीमा कंपनियां भविष्य में प्रीमियम बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं। ये दिखाता है कि स्वास्थ्य सिर्फ क्लिनिक या अस्पताल तक सीमित नहीं है, बाहरी कारक भी हैं। सही कहा। ये उदाहरण दिखाता है कि स्वास्थ्य कितने सारे बाहरी कारकों से जुड़ा है, जैसे पर्यावरण और यहीं पर नियामक संस्थाओं, खासकर IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ, IRDAI। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्रोत जोर देता है कि IRDAI को बीमा कंपनियों द्वारा जो दावा निपटान यानी क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रियाएं हैं, उन्हें और पारदर्शी और तेज बनाना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। साथ ही जो शिकायत निवारण तंत्र है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, उसको भी मजबूत करना होगा। हाँ, जब लोगों को ये पक्का भरोसा होगा कि जरूरत के समय उनकी बीमा पॉलिसी वाकई काम आएगी और उन्हें बेवजह परेशान नहीं होना पड़ेगा, तभी वो इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। सही बात है। किसी भी व्यवस्था, खासकर बीमा जैसी व्यवस्था की नींव वो विश्वास पर ही टिकी होती है। ट्रस्ट इज की। और आखिर में सबसे जरूरी चीज पैसा, यानी निवेश, इन्वेस्टमेंट। हाँ, पैसा तो चाहिए। स्रोत बताता है कि 2023 में स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग $5.5 बिलियन का निजी इक्विटी निवेश आया। ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। हाँ, $5.5 बिलियन एक बड़ी रकम है। लेकिन क्या इसमें कोई पेच है, कोई कैच? पेच ये है कि ये निवेश जा कहाँ रहा है। स्रोत इस तरफ इशारा करता है कि इसका बड़ा हिस्सा अब भी महानगरों और बड़े शहरों के जो बड़े अस्पताल हैं या डायग्नोस्टिक चेन्स हैं, उनमें केंद्रित है। अच्छा, मतलब फिर वही बात कि छोटे शहरों तक नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल। असली चुनौती और जरूरत इस निवेश को टियर 2, टियर 3 शहरों और कस्बों तक पहुंचाने की है। हमें सिर्फ बड़े चमचमाते अस्पताल नहीं चाहिए, बल्कि एक मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क, प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क बनाने की जरूरत है। हाँ, बुनियादी ढांचा। बिल्कुल। साथ ही इन छोटे शहरों में काम करने के लिए विशेषज्ञों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें वहां रुकने के लिए प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। निवेश का प्रवाह सही दिशा में मोड़ना होगा। सही। ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का विकास समावेशी हो। इंक्लूसिव ग्रोथ सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक सीमित न रहे। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत ये साफ करता है कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। हाँ, एक निर्णायक मोड़ पर। अगर हमें 1.4 अरब लोगों के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य भविष्य बनाना है, तो कुछ कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। जैसे बीमा का दायरा वो सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन से बढ़ाकर रोजमर्रा की देखभाल और जांचों तक लाना होगा। हाँ, आउट पेशेंट केयर। बिल्कुल। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को अपनी उस अनूठी दक्षता को, एफिशिएंसी को छोटे शहरों तक ले जाना होगा। बीमारियों की रोकथाम को सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। राष्ट्रीय प्राथमिकता, सही कहा। और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके
पहुंच और कुशलता, एक्सेसिबिलिटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ानी होगी। और यहाँ जो बात मुझे सबसे आकर्षक लगी वो है स्रोत का एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण पर जोर देना। हाँ, ये सिर्फ अलग-अलग योजनाओं को लागू करने की बात नहीं है, बल्कि इन सभी पहलुओं बीमा, सेवा, रोकथाम, तकनीक, नियामन, निवेश इन सबको एक साथ बुनने की बात है। एक होलिस्टिक अप्रोच। बिल्कुल, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की बात है। और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य सेवा को कुछ लोगों का विशेषाधिकार न रखकर हर भारतीय का बुनियादी अधिकार बनाना है। सही। और ये सिर्फ नीतियों में बदलाव नहीं है, ये मानसिकता में भी बदलाव का संकेत देता है। स्वास्थ्य को सिर्फ एक खर्च के तौर पर नहीं, बल्कि देश के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देखना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सोच है, एक जरूरी सोच है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत ने रोकथाम में जनता की सक्रिय भागीदारी का जिक्र किया। हमने बात की कि इसका मतलब क्या हो सकता है, अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेना, जागरूक होना वगैरह। लेकिन जरा सोचिए, ये सक्रिय भागीदारी जमीनी स्तर पर असल में कैसी दिख सकती है? सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों से परे एक नागरिक के तौर पर हम और आप स्वास्थ्य की रोकथाम को मजबूत करने में क्या ठोस भूमिका निभा सकते हैं? सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।